मैं सहसवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार रद्दू घोड़े पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो दो कला राज घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव हो ईश्वरी ने समझ लिया हो कि कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं। एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ ना पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था। और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता था, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डटते थे, यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल ज़बान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झेलने को खड़ा। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी थाक थी। नाश्ते में ज़रा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज़ न हो जाएं, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया है। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही हो गया। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद में झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारत। देवलोक से उसी वक्त मुंशी रियासत अलिया निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो। मालूम नहीं मेरे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजारा होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था।
कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यहाँ स्वराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों? सरकार जब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी, मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हैं, जो ही स्वराज हो अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सियों पर पैर लटका कर बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही इख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ था। बाप से टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, और गाड़ी आई तो ठसा ठस भरी हुई। दुर्गा पूजन की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं, इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह ना थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाए। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिली, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता था। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरी ओर गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर ज़रा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेज़ राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, डफरन माँ घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बिल। और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था।